Good afternoon, everyone. Myself Akshay Gupta, Assistant Professor, School of Allied Health Sciences, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर। तो जैसा कि अपन ने चेस्ट रेडियोग्राफी पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी पोजीशन को लिखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या नीड होती है, किस किस पॉइंट को हम उसके अंदर लिखते हैं। तो अपन ने डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी थी। तो एक बार अपन 2 मिनट के अंदर उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी चेस्ट रेडियोग्राफी। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था नेम ऑफ द व्यू। सेकंड अपन ने पढ़ा था इसके अंदर व्यू ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड अपन ने इसके अंदर पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ द व्यू। एनाटॉमी ऑफ द व्यू। फोर्थ अपन ने इसके अंदर पढ़ा था इंडिकेशन। फिफ्थ इसके अंदर अपन ने पढ़ा था पेशेंट की प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन। सिक्स अपन ने इसके अंदर पढ़ा था पेशेंट पोजीशन। सेवंथ इसके अंदर अपन ने पढ़ा सेंट्रल रे। एट पढ़ा कोलिमेशन। 9 पे एक्सपोजर चार्ट। और 10th पे अपन ने पढ़ा था इसके अंदर रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स अपन ने पिछले जो अपना पार्ट 1 था चेस्ट रेडियोग्राफी का उसके अंदर पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट था नेम ऑफ द व्यू, जिसमें हम किसी भी व्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस व्यू का हम इसमें नाम लिखेंगे। दूसरा था हमारा व्यू ऑफ प्रोजेक्शन। तीसरा था हमारा एनाटॉमी ऑफ द व्यू। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन में हमने बात की थी कि हम क्या लिखते हैं इंडिकेशन के अंदर, रीज़न लिखते हैं कि हम उस पोजीशन को क्यों कर रहे हैं। पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर अपन ने 4 लाइन पढ़ी थी, वो चारों लाइनों को अपन इसके अंदर पेशेंट की प्रिपरेशन के अंदर लिखते हैं, जो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे चेस्ट रेडियोग्राफी में। फिर अपन ने लिखा था पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट पोजीशन यानी कि हम उस पेशेंट के साथ क्या क्या उसको कैसे पोजीशन, हम उस जो जिस पोजीशन का हम एक्सरे करेंगे उसको हम वो पोजीशन कैसे देंगे पेशेंट को, तो वो उसके अंदर अपन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल रे। सेंट्रल रे मैंने बताया था कि किसी भी पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं तो उसके सेंटर में हम वो सेंट्रल रे यानी कि ट्यूब को सेंटर करते हैं, तो उसके अंदर हम वो पार्ट का नाम लिखेंगे कि कौन सी जगह हम उसकी सेंटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोलिमेशन। कोलिमेशन होता है जिसके अंदर अपन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जितना हमें पार्ट लेना है पेशेंट का ऊपर से नीचे तक, वो पार्ट हम इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर चार्ट। एक्सपोजर चार्ट में भी कुछ 9 पॉइंट थे जो अपन को लिखने हैं, वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो कौन कौन से, और बाकी अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस यानी कि मोरल, कि हमने टोटल जो व्यू लिखा है उसके अंदर हमने क्या क्या देखा है, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो अब अपन आते हैं अपनी फर्स्ट जो रेडियोग्राफी है चेस्ट रेडियोग्राफी, उसके ऊपर आते हैं अपन चेस्ट रेडियोग्राफी के ऊपर। तो अपन ने ये चेस्ट रेडियोग्राफी में पिछले वीडियो में इसकी डेफिनेशन और हम कौन कौन से व्यू चेस्ट के अंदर पढ़ते हैं वो सारे एक्सप्लेन करे थे। तो एक बार अपन इसको नॉर्मली बेसिक और इसका समझ लेते हैं कि चेस्ट रेडियोग्राफी क्या होता है। एक मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफी होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी इज ए मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफ ऑफ द चेस्ट यूज टू डायग्नोस कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट। यानी कि हमारी बॉडी में जो चेस्ट एरिया है उसके अंदर जो जो भी सारी चीज़ें आती है उन सबको अफेक्ट करने वाले एरियाज़ के बारे में अपन पढ़ते हैं। यानी कि हम जो एक्सरे कर रहे हैं उसमें हमारी बॉडी के जो चेस्ट पार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो अफेक्ट होती है, उन चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर। किसके अंदर? चेस्ट एक्सरे के अंदर।
ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, एयरवे हैं, ब्लड वेसल्स है, बोन ऑफ द चेस्ट, तो ये सारी चीज़ क्या होती है, अफेक्ट होती है। इनमें कौन सी डिजीज़ होती है जिसके लिए हम वो चेस्ट एक्सरे करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। किसमें? चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर अपन ये कुछ प्रोजेक्शंस थे जो हम चेस्ट के अंदर पढ़ते हैं, ये सारे प्रोजेक्शन है, इनके बारे में अपन ने बात करी थी। जैसे कि पीए व्यू है तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू, एपी व्यू है तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू है तो राइट और लेफ्ट लेटरल इसके अंदर आ जाएगा। ओब्लिक में 4 तरीके के ओब्लिक होते हैं, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दो, तो राइट और लेफ्ट एंटीरियर और राइट और लेफ्ट पोस्टीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है डेक्यूबिटस व्यू, और डेक्यूबिटस व्यू में भी 3 अपन ने पढ़ा था, कौन कौन से? लेटरल डेक्यूबिटस, डोर्सल डेक्यूबिटस और वेंट्रल डेक्यूबिटस। और उसके बाद है अपाइकोग्राम, और फिर नेक्स्ट जो 7th नंबर पे है वो है लॉर्डोटिक व्यू। तो ये कुछ व्यू अपन ने पढ़े थे, इनके बारे में अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इनका बेसिक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब चलो आगे इसका मेन जो रेडियोग्राफी है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो व्यू है वो है चेस्ट का पीए व्यू। पीए व्यू मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू, यानी पीछे से आगे की ओर। जो व्यू हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो कौन सा है? चेस्ट का पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, यानी पीए व्यू, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पोस्टीरियर टू एंटीरियर। यानी इसमें जो सेंट्रल रे जाएगी वो किधर से जाएगी? पोस्टीरियर, यानी पीछे से आगे की ओर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पोजीशन को लिखते हैं, जैसा अभी अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी पोजीशन को लिखते हैं तो हमारे क्या पार्ट आता है वहां पर? फर्स्टली क्या आता है? नेम ऑफ द व्यू। अब हमें पता है कि हम कौन सा व्यू पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चेस्ट का पीए व्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ द व्यू, तो उस व्यू का नाम लिखना है। तो उस व्यू का क्या नाम है? चेस्ट व्यू, यानी चेस्ट व्यू उस व्यू का नाम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास व्यू ऑफ प्रोजेक्शन। अपन ने पढ़ा था कि सेकंड लिखते हैं, जब पोजीशन को लिखते हैं तो सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है? व्यू ऑफ प्रोजेक्शन। तो व्यू ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है? यानी प्रोजेक्शन से मतलब है कि किस फॉर्म में हम उस एक्सरे को कर रहे हैं, किस फॉर्म में हम उस एक्सरे को कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है? पीए, यानी पोस्टीरियर टू एंटीरियर, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? पीए व्यू लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ चेस्ट व्यू। अब जैसा मैंने उसमें भी बताया आपको कि हम चेस्ट के अंदर क्या क्या देख रहे हैं, वो बेसिक चीजें हम उसकी एनाटॉमी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हम चेस्ट की एनाटॉमी में क्या क्या देखेंगे? हम उसके अंदर स्टर्नम देखेंगे, रिब्स देखेंगे, वर्टिब्रा देखेंगे, हार्ट देखेंगे, लंग्स देखेंगे, ट्रेकिया, सीपी एंगल, इसोफेगस, डायफ्राम, ये सारी चीज हम उस चेस्ट एरिया के अंदर देखेंगे। यानी हमारा एक्सरे परफेक्ट तभी होगा जब उस एक्सरे में हमें ये सारी चीज देखने को मिलेगी, यानी कि ये सारी चीज उस एक्सरे के अंदर होनी चाहिए। अगर वो कट रहा है साइड से, मानो सीपी एंगल है, अगर हमें सीपी एंगल ही कटे हुए दिख रहे हैं तो वो एक्सरे हमारा परफेक्ट नहीं है। इसलिए ये सारी चीज एनाटॉमी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि इस चेस्ट एक्सरे के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, जिससे हमें हमारे एक्सरे की परफेक्ट का पता चलता है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब बात करें अपन सबसे मेन, किसी भी पोजीशन को लिखते हैं तो उसमें सबसे मेन टॉपिक होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन जैसा हमने बात करा था कि इंडिकेशन क्या थी? इंडिकेशन है कि किसी भी पोजीशन को हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है हमारा उस पोजीशन को करने का, क्यों हम चेस्ट एक्सरे का पीए ही कर रहे हैं, क्यों हम उस पर एपी नहीं कर सकते, क्यों हम लेटरल नहीं कर सकते, पीए क्यों हम किस चीज में हैं, जो क्या ऐसी चीज है जिसके लिए हम पीए ही कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है उसके आंसर्स है, ये तो रीजन है कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये उसके क्या है? आंसर्स है कि हम इन रीजंस की वजह से क्या कर रहे हैं? चेस्ट के पीए व्यू को कर रहे हैं। चलो एक एक को डिटेल में समझें। सबसे पहले है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर से क्या मतलब है कि सस्पेक्टेड फ्रैक्चर यानी कि सस्पेक्ट है कि हमारे चेस्ट के अंदर जैसे रिब्स है उनके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, तो रिब्स के अंदर सस्पेक्ट है हमें कि रिब्स के अंदर फ्रैक्चर है, इस वजह से हम वो एक्सरे करवा रहे हैं। कौन सा? चेस्ट का पीए व्यू। ठीक है, सेकंड है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन यानी कि हमारे लंग्स में फ्लूइड भर जाता है या एयर भर जाती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तीसरी है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स एक डिजीज होती है जिसके अंदर अपने लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में एयर भर जाती है, उसको अपन बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर भी हमारा फ्लूइड भर जाता है लंग्स को, ये क्या करती है? हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, इस वजह से हम इस डिजीज के लिए भी क्या करते हैं? चेस्ट का पीए व्यू करते हैं। सिंपल हम बात करें साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन, यानी कि साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन यानी हमें
चेस्ट के अंदर कई बहुत सारी डिजीज का हमें पता चलता है चेस्ट के अंदर। डॉक्टर भी, आप कभी भी नॉर्मल आप दिखाने जाओगे तो सबसे पहले नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप के अंदर भी अपन चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि चेस्ट एक्सरे ऐसा एक्सरे है जिसके अंदर हमें लगभग हमारी बॉडी की बहुत सारी जो डिजीज है उनके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन, यानी कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे चेस्ट में हो सकता है, वो सारे इन्फेक्शन के लिए हम चेस्ट का पीए व्यू करते हैं। अब इन्फेक्शन की जगह यहाँ पर हम डिजीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिजीज भी क्या होती है, इन्फेक्शन के बाद हम यहाँ डिजीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिजीज भी क्या होती है, एक तरीके से इन्फेक्ट होगा पेशेंट तो वो इन्फेक्शन से ही क्या होगी, डिजीज बनेगी। तो वो यहाँ पर साइन ऑफ एनी डिजीज या फिर साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन, हम दोनों में से कोई सी भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फीवर, नॉर्मल सी चीज़ है कि बुखार हमें आता है, तो बुखार आएगा हम डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले वही रूटीन चेकअप करवाएगा, रूटीन चेकअप में एक्सरे चेस्ट होता है। ठीक है, तो वो फीवर का पता भी हमें किससे लग सकता है, चेस्ट पीए व्यू से लग सकता है। नेक्स्ट है टीबी, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस भी एक बीमारी होती है, ये हमारे चेस्ट में हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चेस्ट यानी छाती के अंदर दर्द हो रहा है। ठीक है, चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करवाते हैं, चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। डर रहता है कि कहीं अटैक जैसी बीमारी या ऐसा कुछ नहीं हो जाए, तो उसके लिए भी हम क्या करवाते हैं, चेस्ट पेन के लिए भी हम क्या करवाते हैं, चेस्ट का पीए व्यू करवाते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास है अस्थमा पेशेंट। अस्थमा पेशेंट भी जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिससे हमारी खांसी चलती है बार बार, तो खांसी चलती है तो हमारे छाती में भी दर्द होता है, चेस्ट के अंदर भी दर्द होता है, तो वो हमारा अस्थमा पेशेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे ट्यूमर। ट्यूमर से मतलब है कोई भी गिठान, जैसे कोई भी गांठ हमारी बॉडी में अगर हो जाती है चेस्ट फील्ड के अंदर, तो उसके लिए भी हम कौन सा व्यू करवाते हैं, चेस्ट का पीए व्यू हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंडिकेशंस थे जिनके लिए अपन क्या करते हैं, चेस्ट का पीए व्यू करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें तो वो है हमारी पेशेंट प्रिपरेशन। देखो मैंने तुम्हें बताया कि हम किसी भी पोजीशन या किसी भी प्रिपरेशन को लिखते हैं तो उस प्रिपरेशन में हमारे पास चार ये इंपॉर्टेंट लाइनें, इनको अपने दिमाग में बैठा लो। ये चारों लाइनें हम कोई सी भी पोजीशन लिखेंगे, ये चारों लाइन हमें हर पोजीशन में लिखनी है। यानी कि ये चार चीज़ें हमें किसी भी एक्सरे को करने से पहले उसकी प्रिपरेशन में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है आस्क द पेशेंट टू रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड एनी ज्वेलरी। यानी पेशेंट को, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसको सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि आपने अगर कोई भी मेटल की चीज़ या फिर कोई भी ज्वेलरी अगर आपने पहन रखी है, नाक कान हाथ कहीं पे भी अगर उन्होंने पहन रखी है, तो वो क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है उसको। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सरे हैं उसमें जो ये मेटल की चीज़ है ये क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है हमारे चेस्ट एक्सरे के ऊपर। ये क्या हो जाएगी, मेटल या ज्वेलरी कोई भी अगर हमने चेस्ट फील्ड पे पहन रखा होगा तो वो हमारे चेस्ट पे क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, हमारी चेस्ट पे शो होती है। इस वजह से हमें इनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन क्या हो गई, आस्क द पेशेंट टू रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड एनी ज्वेलरी। तो कोई भी मेटल की चीज और ज्वेलरी हमें इसमें वियर नहीं करना है। ठीक है, सेकंड है हमारा आस्क द पेशेंट टू चेंज दियर क्लोथ्स एंड वियर द हॉस्पिटल गाउन। यानी पेशेंट को क्या करना है, अपने जो ड्रेस पहन के आएगा पेशेंट हमारे पास, उसको हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि आप जो ये ड्रेस पहन के आए हो उसको चेंज करके हमें क्या पहनाना है, उसको हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। अब वो क्यों पहनाना है, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हम मेल पेशेंट की बात करें तो हमारी शर्ट के अंदर भी चिट बटन जैसे मेटल वाले बटन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन फीमेल पेशेंट की बात करें तो उनमें आजकल ड्रेस में कई तारे सितारे ऐसा कई सारे सूट में ऐसी बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हमारे कपड़ों के अंदर आ जाती है। तो इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, चेंज करवा के हम अपनी सेफ्टी और पेशेंट दोनों की सेफ्टी के लिए हम उनको क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल गाउन पहना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फीमेल पेशेंट शुड इन्फॉर्म अबाउट हर प्रेगनेंसी प्रायोर टू द प्रोसीजर टू द रेडियोग्राफर। देखो इसको एक दो लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर अपन ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, द फीमेल पेशेंट शुड इन्फॉर्म अबाउट हर प्रेगनेंसी प्रायोर टू द प्रोसीजर टू द रेडियोग्राफर। तो फीमेल पेशेंट को क्या करना है,
उनसे भी हमें, अगर फीमेल पेशेंट अगर हमारे पास एक्सरे करवाने आ रही है तो हमें उससे भी क्या करना है, उससे भी पूछना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम प्रेग्नेंट वुमेन का एक्सरे नहीं करते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर डॉक्टर जब तक हमारे पास में साथ में खड़ा नहीं हो तब तक हम वो एक्सरे नहीं करते हैं। तो हमारी थर्ड जो प्रिपरेशन रहेगी वो क्या रहेगी कि जो हमारे पास फीमेल पेशेंट आ रहा है उसकी प्रेगनेंसी को हमें क्या करना है, प्रायोर टू द प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर से पहले हमें वो चीज़ पता करनी है। और वो किसको बताएंगे? हम रेडियोग्राफर को बताएंगे। या फिर हम उसको सिंपल सी चीज़ में बोले, आस्क द फीमेल पेशेंट अबाउट हर प्रेगनेंसी प्रायोर टू द प्रोसीजर, यानी हमें खुद को फीमेल पेशेंट से क्या करना है, पूछ लेना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अगर है तो हम उस एक्सरे को नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो हम उस एक्सरे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो है डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द रेडियोग्राफर, यानी कि हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, टू द रेडियोग्राफर की यहाँ पर हम लिखेंगे पेशेंट, रेडियोग्राफर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पेशेंट, क्योंकि रेडियोग्राफर तो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, यानी पेशेंट को हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसीजर हम पेशेंट के साथ करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, पेशेंट को पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, कि वो हमें उस एक्सरे को करने में हेल्प करें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है उसको पता नहीं होता, तो हम उसके थोड़ा हाथ भी लगाएंगे तो उसको लगेगा कि ये पता नहीं अब क्या करेंगे। लेकिन अगर हम उसको प्रोसीजर पहले से बता देंगे कि हम आपके हाथ को ऐसे उठाएंगे या फिर इस हाथ के नीचे कैसेट लगाना है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, तो वो अपने आप हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। इस वजह से हम जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं उसको हम पेशेंट को पहले से क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो ये है हमारी पेशेंट प्रिपरेशन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो क्या आता है, पेशेंट पोजीशन। पेशेंट की पोजीशन हमारे पास आती है। तो पेशेंट पोजीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट पोजीशन में जैसा हमने बताया, अब जो प्रोसीजर हमने उसको एक्सप्लेन करिए वो प्रोसीजर हम यहां पर लिख देंगे, किसमें, पेशेंट पोजीशन के अंदर। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी लाइन है इसके अंदर, द पेशेंट स्टैंड्स एंड फेसिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, स्टैंड। तो हमें सिंपल सी चीज है, यहां पर हमें क्लियर हो गया कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रहना है, अपराइट बोल सकते हैं इसको हम, या स्टैंडिंग। ठीक है। अपराइट पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं। तो पेशेंट जो है हमारा वो स्टैंडिंग पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में रहेगा, और क्या रहेगा, फेसिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, यानी कि पेशेंट का फेस किस साइड होना चाहिए, जिधर हमारा वर्टिकल इमेज रिसेप्टर होगा। देखो मैंने दो चीज बताई थी कि एक हमारे पास होती है एक्सरे टेबल, एक हमारे पास क्या होती है, एक्सरे टेबल, और एक हमारे पास होता है वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। ठीक है। तो एक्सरे टेबल पर हम ये एक्सरे नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सरे टेबल पर वो एक्सरे हम करते हैं जिसमें हम पेशेंट को लेटा के या बैठा के उसका एक्सरे कर रहे हैं। लेकिन जो वर्टिकल इमेज रिसेप्टर है उस पर हम ओनली स्टैंडिंग पोजीशन में वो एक्सरे करते हैं। जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है वो वाले एक्सरे हम किस पे करते हैं, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर करते हैं, या फिर इसको हम बेसिकली चेस्ट स्टैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेस्ट स्टैंड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी लाइन है, द पेशेंट स्टैंड्स एंड फेसिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, यानी कि पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसका फेस किस साइड है, टुवर्ड्स वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, यानी वर्टिकल इमेज रिसेप्टर की साइड पेशेंट का क्या है, फेस है। ठीक है। सेकेंड लाइन है हमारी, द चिन इज एक्सटेंड अबव एंड रेस्ट ऑन द मिडिल ऑफ द आई आर, यानी कि चिन को क्या करना है, चिन का मतलब ये जो हमारी ठुड्डी जिसको अपन बोलते हैं, तो चिन जो है हमारी, उस चिन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब मैंने बेसिक रेडियोग्राफिक टर्म्स में अपन ने बात किया था, एक्सटेंड क्या होता है, यानी एक्सटेंशन क्या होता है और फ्लेक्सियन क्या होता है। अब एक्सटेंड का मतलब है हमें इसको ऊपर उठाना है, थोड़ा सा क्या करना है, इसको चिन को क्या करना है, ऊपर उठाना है। एक्सटेंड मतलब थोड़ा सा हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे और किस पे रखेंगे, एक्सटेंड अबव एंड रेस्ट ऑन द मिडिल ऑफ द आई आर, और किसके ऊपर रखेंगे, मिडिल ऑफ द आई आर के ऊपर। मानो ये अपना आई आर है, यानी वर्टिकल इमेज रिसेप्टर है। यहां पर आप देखोगे तो एक ऐसा हमारे पास चिन्ह रखने के लिए हमारा जो वर्टिकल इमेज रिसेप्टर है उस पर बना हुआ होता है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारी कैसेट लगी हुई होती है, मानो ये हमारी कैसेट यहां पर लगी हुई है। ठीक है।
तो इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी चिन्ह है उसको हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ऊपर की ओर उठाना है और किसके ऊपर रख देना है, हमारे वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के बिल्कुल मिडिल में। ये हमारे चिन्ह रखने के लिए हमारे स्टैंड में बना हुआ होता है, तो इसके अंदर हमें हमारी चिन्ह को प्लेस कर देना है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई पेशेंट स्टैंड, पेशेंट को हमने स्टैंड कर दिया। सेकंड लाइन में हमने क्या किया, चिन्ह को एक्सटेंड कर दिया और किसके ऊपर रख दिया, रेस्ट ऑन द मिडिल ऑफ द आईआर, यानी आईआर के बिल्कुल मिड में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है द शोल्डर्स आर रोल्ड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। अब शोल्डर्स को क्या करना है, फॉरवर्ड मतलब रोल्ड करना है, किस साइड, फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो पहले क्या करना है, जैसे मानो पेशेंट हमारा ये पीए पोजीशन में खड़ा हुआ है, इसको मानो कि ये वर्टिकल इमेज रिसेप्टर है, मैं क्या कर रखा हूँ, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के साथ मेरा साइड मेरा फेस है और मैं ये इस पोजीशन में खड़ा हूं और मैंने चिन्ह को इसके ऊपर रख रखा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, शोल्डर्स को क्या करना है, रोल्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड से मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड करना है, रोल्ड करना है, घुमाना है किस साइड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो हमें जो शोल्डर से ऐसे नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने इस पोजीशन में, हमें क्या करना है, नीचे शोल्डर्स को बिल्कुल नीचे की साइड रखना है और क्या करना है, आगे की ओर हमें हमारे जो हैंड है उनको रखना है, शोल्डर्स जो है उनको आगे की ओर रखना है। ठीक है, यानी अगर हम इसको वेस्ट पे भी रखते हैं, वेस्ट पे अगर हम इसको रखते हैं तो वेस्ट पे रखने के साथ भी हमें क्या करना है, शोल्डर्स को डाउन रखना है और फिर हाथों को फॉरवर्ड आगे की ओर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लाइन है शोल्डर शुड बी फॉरवर्डेड टू मिनिमाइज द स्केपुला शेडो ओवर लंग्स फील्ड। अब कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करें कि हम शोल्डर्स को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड क्यों करते हैं, शोल्डर्स को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स क्यों करते हैं, तो उसका सिंपल सा तुम्हारा रीजन है टू मिनिमाइज द स्केपुला शेडो ओवर लंग्स फील्ड, यानी लंग्स फील्ड के ऊपर क्या आती है, हमारी स्केपुला की शेडो आती है। तो वो स्केपुला की शेडो को हटाने के लिए, लंग्स फील्ड से उस स्केपुला की शेडो को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम शोल्डर्स को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करवाते हैं। अगर मानो नॉर्मल अगर आप शोल्डर्स को क्या करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे, सीधा रखोगे, या फिर इसको थोड़ा ऊपर के साइड रखोगे, शोल्डर्स को थोड़ा ऐसे ऊपर रखोगे, या फिर एक हाथ इधर जा रहा है एक हाथ इधर जा रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्केपुला बोन है वो हमारे क्या होगी, लंग्स फील्ड के ऊपर शो होगी, जिससे हमें बेटर विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, शोल्डर्स को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, किस साइड, आगे की ओर हम शोल्डर्स को फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो स्केपुला शेडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, हट जाएगी वहां से, कहां से, ओवर द लंग्स फील्ड, यानी लंग्स फील्ड से वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है द पेशेंट्स हैंड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द हिप्स ऑन द इलियक क्रिस्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया, द पेशेंट हैंड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द हिप्स, पेशेंट के जो हैंड होंगे, यानी कि जो हैंड, ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, ये कहां पर होगा, बिहाइंड द हिप्स ऑन द इलियक क्रिस्ट। इलियक क्रिस्ट, इलियक बोन जो हमारी होती है पेल्विक पार्ट में, तो वहां पर उस इलियक बोन के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे जो हैंड है उनको रखेंगे। तो हमारे हैंड किस पोजीशन में होंगे, बिल्कुल इस वाली पोजीशन में होंगे, यानी थंब हमारा किस साइड होगा, एक्सरे ट्यूब की साइड होगा। तो हम कमर को कैसे पकड़ेंगे, बिल्कुल इस साइड से पकड़ेंगे, कहां से, इलियक क्रिस्ट वाले पार्ट से। ठीक है, तो हमारी लाइन है द पेशेंट्स हैंड आर प्लेस्ड बिहाइंड द हिप्स। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें कहाँ रखना है, हिप्स पे रखना है, या फिर हमें कहाँ रखना है, दूसरे अगर हम उसको बोलें ऑन द इलियक क्रिस्ट, इलियक क्रिस्ट के ऊपर हम उसे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो क्या है, द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशन, द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशन बिहाइंड द पेशेंट। देखो आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो अब जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में पेशेंट का फेस ये है, हमारा पीछे की साइड हमारा क्या है, ये वर्टिकल इमेज रिसेप्टर है। क्या है पीछे की साइड, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर है। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। ठीक है, इसके अंदर यहां से हम इस साइड से हम क्या करते हैं, कैसेट इसके अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हो हमारा पेशेंट किस पोजीशन में खड़ा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर पीए पोजीशन में खड़ा हुआ है, यानी कि पेशेंट क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। दूसरा, उसका फेस किस साइड है,
वर्टिकल इमेज रिसेप्टर की साइड है, यानी वो किस साइड फेस कर रखा है, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर की साइड फेस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसने अपने शोल्डर क्या कर रखे हैं, डाउनवर्ड कर रखे हैं और आगे की साइड फॉरवर्ड कर रखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ वेस्ट पे जो बिहाइंड द हिप्स उसने हैंड रख रखे हैं और आगे की साइड वो क्या कर रहा है, उनको फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है हमारी, द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशन बिहाइंड द पेशेंट। ये आप एक्सरे ट्यूब देख सकते हो, ये हमारी क्या है, एक्सरे ट्यूब। ये एक्सरे ट्यूब क्या हो रही है, बिहाइंड द पेशेंट पोजिशन है, यानी पेशेंट के पीछे की साइड, ठीक है। यानी पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है हमारा, उसके पीछे की साइड क्या होगी, हमारी एक्सरे ट्यूब पोजीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइन है, अपर पार्ट ऑफ द कैसेट शुड बी 2 इंच अप टू द शोल्डर। यानी कि जो हमारी कैसेट होगी, यानी कि जो हमारा वर्टिकल इमेज रिसेप्टर होगा, जो हमारी कैसेट होगी उसके अंदर, वो क्या होगी, हमारी शोल्डर से 2 इंच ऊपर की साइड होगी। यानी पीछे जो हमारी आगे हमारी जो कैसेट लगी हुई है, वो जो कैसेट है वो क्या होगी, हमारे शोल्डर से 2 इंच ऊपर की साइड होगी, ठीक है। अब वो ऊपर क्यों होगी, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि वो ऊपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो शोल्डर का कोई भी पार्ट है या हमारे क्लेविकल है या अपेक्स है, वो उसमें से कोई पार्ट कटे नहीं, दोबारा हमें उसको रिपीट ना करना पड़े, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, 2 इंच ऊपर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइन है, नो मूवमेंट इन द पेशेंट बॉडी, ठीक है। तो अब जब हमने ये पोजीशन लगा दी है पेशेंट की, उसके बाद पेशेंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए, पेशेंट हिलना नहीं चाहिए। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे ये चीज़ भी कि अब आपको इस पोजीशन से हिलना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ए रेडियोग्राफ इज टेकन इन द फुल इंस्पिरेशन फेज, यानी फुल इंस्पायरेशन फेज। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि हम जो चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, अंदर खींच के सांस रोकनी है। क्या करना है, अंदर खींच के सांस रोकनी है। अब अंदर खींच के कैसे, बिल्कुल पेशेंट को पहले नॉर्मल होने को बोलो और फिर बोलो कि अब अंदर खींच के, चलते हुए में सांस नहीं रोकना कि आप अंदर बाहर सांस ले रहे हो और फिर एक जगह रुक गए, नहीं, पहले उसको बोलो कि आप रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के बाद आप ऐसे अंदर सांस को खींचो बिल्कुल, और फिर पूरे अंदर सांस को खींच के उसको वहीं पे रोक दो, स्टॉप कर लो, जितनी देर के लिए, कितनी देर कि हम उसको एक्सपोज कर दें। और जैसे हम उसको एक्सपोज कर देंगे, हम उसको ओवर बोल देंगे या फिर हमको बोल देंगे कि वापस से आप सांस ले लीजिए, ठीक है। तो याद रखना है कि चेस्ट एक्सरे में कोई सी भी पोजीशन हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो चेस्ट एक्सरे करेंगे उसके एक्सपोज करने से पहले हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि सांस को अंदर खींच के सांस को रोकिए, ठीक है। सांस को क्या करना है, अंदर खींच के सांस को रोकना है कुछ सेकंड्स के लिए, और जब हम वो एक्सपोज कर देंगे तो हम उसको वापस ओवर बोलेंगे या फिर सांस ले लीजिए बोल के हम उसको ओवर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो रेडियोग्राफ है वो फुल इंस्पायरेशन यानी पूरी तरीके से सांस अंदर खींच के हम वो लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइज, यानी कि पेशेंट को सपोर्ट देते हैं हम। इमोबिलाइज का मतलब होता है स्थिर रखना, पेशेंट को एक जगह रखना। उस एक जगह स्थिर रखने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को कोई भी सपोर्ट देते हैं। मानो कि ये पेशेंट तो नॉर्मल खड़ा है पर थोड़ा सा कोई अनकॉन्शियस है जो खुद से नहीं खड़ा हो पा रहा, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अटेंडर का सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। या फिर हम उसके हैंड को हिप्स पे ना रखवा के हम उसको बोल देते हैं कि आप आगे से पकड़ लीजिए इसको, यानी ये वर्टिकल इमेज रिसेप्टर को भी आगे से पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे दूसरी पोजीशन है तो उसके अंदर जैसे कि पेशेंट को, कहीं पेशेंट को पिलो की नीड होती है, कोई स्पॉन्ज नीड होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए, स्थिर रखने के लिए हम उसको जो भी सपोर्ट देते हैं उसके लिए हम ये लाइन का यूज़ करते हैं, द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइज, यानी कि पेशेंट को हम सपोर्ट देते हैं किसके लिए, उसको स्थिर करने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारी पेशेंट पोजीशन, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल रे की। तो सेंट्रल रे की हम बात करें तो सबसे पहली सेंट्रल रे में मैंने बताया था कि हम वहां पर सेंटरिंग करते हैं पेशेंट के मिड एरिया में, जिस भी पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं उसके मिड वाले पॉइंट पर हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, द सेंट्रल रे शुड बी सेंटर्ड ऑन द 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो हमारी स्पाइन होती है पीछे, तो जो स्टार्ट हो रही है सर्वाइकल स्पाइन से, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि कितनी होती है, हमारी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है हमारे पास, ठीक है। सर्वाइकल 7 होती है हमारे पास,
फिर उसके बाद थ्योरेसिक 12 होती है, फिर लंबर 5 होती है, और एक सैक्रम एक कोकिक्स होती है, ठीक है। तो उसके अंदर से हम जो सेंटरिंग कर रहे हैं, जो हमारे चेस्ट के मिड में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, थ्योरेसिक स्पाइन आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा चेस्ट है, यानी कि हम जैसे मैंने बताया कि हम कोलिमेशन कहाँ से करते हैं, लंग्स अपेक्स क्लेविकल बोल सकते हैं, वहां से लेके हम डायफ्राम तक हमारा चेस्ट का एरिया लेते हैं। तो उसके बीच में हमारा कौन सा सेंटर आ रहा है, हमारा सेंटर आ रहा है उसमें T7। कौन सा आ रहा है, T7, यानी सेवंथ थ्योरेसिक वर्टिब्रा। तो हम सेंटरिंग किस पे करते हैं, द सेंट्रल रे शुड बी सेंटर्ड ऑन द सेवंथ थ्योरेसिक वर्टिब्रा। तो हम वो 7वीं थ्योरेसिक वर्टिब्रा पर ही क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डॉट बनता है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से हमारे पास कोलिमेट होता है। तो दोनों की सेंटरिंग कहाँ होनी चाहिए, T7 के ऊपर सेंटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कोलिमेशन की, तो इसके अंदर हम लाइन लिखते हैं, द बीम शुड बी कोलिमेटेड इंक्लूडिंग द। अब एक तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, द बीम शुड बी कोलिमेटेड इंक्लूडिंग द लंग्स अपेक्स या क्लेविकल टू डायफ्राम। या तो हम इसको इतना लिख के खत्म करें, या फिर हम इसमें पूरा भी लिख सकते हैं, द बीम शुड बी कोलिमेटेड इंक्लूडिंग द। अब क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर दिखनी चाहिए, जो हम चेस्ट एक्सरे के अंदर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर लिख देंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्लेविकल दिखनी चाहिए, लंग्स दिखने चाहिए, सीपी एंगल दिखना चाहिए, हर्ट, रिब केज, स्टर्नम, डायफ्राम, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर दिखना चाहिए। किसमें, कोलिमेशन के अंदर दिखना चाहिए। ये पार्ट तो हमें बिल्कुल पूरा लेना है, यानी कि ये जो पार्ट कवर कर रखा है, यहाँ पर हमें लाइट जो जली हुई दिख रही है, ये लाइट वाला पार्ट हमारा क्या है, उस लाइट वाले पार्ट में हमें ये सारी चीज दिखती है। यानी कि ये जो लाइट आपको दिख रही है, ये लाइट ही हम उसके अंदर क्या करते हैं, कोलिमेट करते हैं। यानी वो कोलिमेट को जब अपन ओपन करते हैं, वर्टिकली और ओरिजेंटली दोनों साइड से ओपन होता है वो, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहां पर ये लाइट ही हमें दिखती है, और इस लाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, कोलिमेट करते हैं। तो हम ऊपर देखो, जहां से यहाँ पर से कोलिमेट स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको खत्म कर रहे हैं, तो उसके बीच में हमारी ये सारे पार्ट आ जाएंगे, क्लेविकल, लंग्स, सीपी एंगल, हर्ट, रिब केज, स्टर्नम, डायफ्राम, ये सारे पार्ट हमारे उसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हम सिंपल इसको लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग द क्लेविकल टू द डायफ्राम, ठीक है, दोनों चीजें सही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रल रे हो गई और कोलिमेशन भी हो गया। उसके बाद हम बात करें हमारे एक्सपोजर चार्ट की। किसकी बात करेंगे, एक्सपोजर चार्ट की। तो जैसा मैंने बताया कि एक्सपोजर चार्ट में भी अपन ने कुछ 9 पॉइंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कुछ 9 पॉइंट हमने क्या पढ़े थे, एक्सपोजर चार्ट में पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है, MAS, उसके बाद क्या आता है, KVP। तो MAS की फुल फॉर्म होती है मिली एम्पियर सेकेंड, और KVP की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्टेज पीक। तो MAS के अंदर और KVP के अंदर हमें क्या होता है, फैक्टर सेट करना होता है, जो कि हम एक्सरे मशीन के अंदर करते हैं। वहां पर हमारे पास एक्सपोजर के लिए एक मशीन होती है पूरी, जिसके अंदर हम ये क्या करते हैं, एक्सपोजर सेट करते हैं। ये किस पे डिपेंड होते हैं, पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड होते हैं, कि पेशेंट फैटी है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर दे देंगे, पेशेंट थोड़ा फैटी कम है, थिन है, पतला है, तो हम उसको कम एक्सपोजर देंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्स हम एक्सपोजर लिखते हैं, जो किस पे डिपेंड होता है, पेशेंट की बॉडी पर डिपेंड होता है, ठीक है। MS जो हमारा है वो क्या करता है, हमारी जो इंटेंसिटी को बताता है कि कितनी इंटेंसिटी में हम वो जो एक्सपोजर दे रहे हैं उसको कितनी इंटेंसिटी में हम देंगे। और जो KVP है वो हमारा पेनेट्रेबिलिटी पावर को बताता है कि कितनी तेजी से वो हमारी बॉडी से पार हो चुकी है, उस चीज को हमारा KVP बताता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो हमारा कौन बताता है, इंटेंसिटी तो कौन बताता है, हमारा MAS, और पेनेट्रेबिलिटी पावर को कौन बताता है, हमारा KVP, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें ग्रिड और बक्की की। ग्रिड और बक्की क्या होती है, अब जैसा मैंने बताया था कि अगर हम कोई एक्सरे, अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एक्सरे, अगर एक्सरे टेबल पर कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, एक्सरे टेबल पर कर रहे हैं अगर, तो हम ग्रिड और बक्की को क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। लेकिन अब हम ये एक्सरे कहां पर कर रहे हैं, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के ऊपर कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या कर देंगे इसको, क्योंकि ग्रिड किस में होती है, बक्की के अंदर, बक्की किस में होती है, एक्सरे टेबल के अंदर, और हम ये एक्सरे कहां कर रहे हैं, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर कर रहे हैं। कहां नहीं कर रहे हैं, एक्सरे टेबल पर नहीं कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर कर रहे हैं। इसलिए हम यहां ग्रिड और बक्की में क्या लिख देंगे, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड लिखना होता तो कब लिखते, जब ये एक्सरे हम किस पे कर रहे होते, एक्सरे टेबल के ऊपर कर रहे होते, तब हम यहां क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट है एंगल। नेक्स्ट क्या है? एंगल। तो एंगल में हम क्या लिखेंगे? नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही तुम्हें बताया था कि एंगल को हम रिक्वायर्ड कब लिखते हैं? जब हम एंगल किस में देते हैं? एक्सरे ट्यूब के अंदर कोई एंगल देते हैं। किस में? एक्सरे ट्यूब के अंदर अगर हम कोई भी एंगल देते हैं तो हम उसको वहां कहाँ लिखते हैं? इस एंगल में लिखते हैं। लेकिन चेस्ट के अंदर हमने कोई एंगल नहीं दिया, हमने क्या किया है? सीधी सेंटरिंग करी है। किसके ऊपर? 7th थ्योरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहां लिखता अगर कि 15 डिग्री सेफेलिक ऑन द 7th थ्योरेसिक वर्टिब्रा, तो वो क्या हो जाता? 15 डिग्री सेफेलिक यानी सिर की साइड वो एंगल हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है? डायरेक्ट कहाँ किया है? सेंटर्ड ऑन द 7th थ्योरेसिक वर्टिब्रा, यानी एक्सरे ट्यूब बिल्कुल सेंटरिंग सीधी सेंटरिंग है, सीधी हमारी जो एक्सरे बीम है वो बिल्कुल सीधी जाएगी। किसके ऊपर? हमारी 7th थ्योरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर। इसलिए हम यहाँ पर एंगल में क्या लिखेंगे? नॉट रिक्वायर्ड लिखेंगे। जो अगर हम ट्यूब में एंगल देते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें हमारी इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारी एफएफडी, जिसकी मैंने फुल फॉर्म बताई थी, फोकस फिल्म डिस्टेंस, और एसआईडी एक और इसकी इसी का दूसरा नाम है एसआईडी, सोर्स इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो एफएफडी और एसआईडी दोनों, अगर हम इसमें भी मैंने बताया था कि अगर हम वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर वो एक्सरे कर रहे हैं तो हम वहां पर स्टैंडिंग में कितनी एफएफडी लिख देंगे? 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। और इंच में अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको हम बोलेंगे 72 इंच। ठीक है, तो सेंटीमीटर में अगर हमसे कोई पूछे तो हमें क्या आंसर होगा? 180 सेंटीमीटर। और इंच में अगर कोई पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा? 72 इंच। ओके, नेक्स्ट है आईआर साइज। आईआर साइज मतलब आईआर की फुल फॉर्म इमेज रिसेप्टर, यानी इमेज को रिसीव करने वाले को हम क्या बोलते हैं? इमेज रिसेप्टर। तो हमारी आईआर की साइज, जैसा लास्ट में बताया था कि आईआर की साइज भी हमारी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि 8-10 होती है, 10-12 होती है, 11-14 होती है, 14-14 होती है, 14-17 होती है। ऐसी कई साइज की अलग अलग और भी हमारे पास कैसेट्स होती है, पर वो हमारे जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग हम वो करते हैं। तो ठीक है, तो हमारे जैसे हमारे पास 10x12 इंच की कैसेट है तो सबसे पहले हम जो चेस्ट एक्सरे हैं वो इस पर हमारा आ जाता है 10x12 इंच की पर। इसको भी हम सेंटीमीटर में अगर कोई हमसे पूछता है तो 24x30 सेंटीमीटर में हम इसको बोलते हैं। और हमारे पास दूसरी है 14x17 इंच, इसको अगर हमसे कोई 70 सेंटीमीटर में पूछता है तो 35x43 सेंटीमीटर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। ओरिएंटेशन क्या होता है? जिसमें हमें शेप बताना है कि हम किस शेप में हमारे आईआर को लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर लैंडस्केप भी लगा सकते हैं और पोर्ट्रेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो लैंडस्केप तो अपन उनके लिए लगाएंगे जो कुछ ज़्यादा फैटी हो, तो उनके लिए हम लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट लंबा है, बिल्कुल स्ट्रेट लंबे है, 6 फीट का कोई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पोर्ट्रेट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हाइट कम भी है लेकिन पेशेंट थोड़ा लंबा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पोर्ट्रेट यूज करेंगे। अधिकतर हम रेगुलर बेसिस पे पोर्ट्रेट ही यूज करते हैं, लैंडस्केप हम बहुत कम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पोर्ट्रेट भी लिख सकते हो और दोनों भी लिख सकते हो, इट्स नॉट इश्यू। इट्स डिपेंडेड ऑन द पेशेंट साइज। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेशेंट फैटी है ज़्यादा तो हम उसको लैंडस्केप लिख देंगे, और क्या है? लंबा है ज़्यादा तो हम उसमें पोर्ट्रेट यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या है? डिपेंड है किस पे? पेशेंट की साइज पर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेड मार्कर। लेड मार्कर जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर एल का लेड मार्कर लगा हुआ है। यानी लेड मार्कर क्या होता है? लेफ्ट और राइट वर्ड के 2 इंग्लिश के लेटर वाले लेड के बने हुए मार्कर हमारे पास होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं पोजीशन, करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन का पता करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हमने यहाँ पर लेफ्ट का लगा रखा है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेफ्ट साइड ये है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये मार्कर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? मार्कर नहीं लगाने से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ये साइड है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे हमें पता होंगी जिनसे हम पता लगा सकते हैं, पर कई बार उनमें भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका हर्ट भी राइट साइड में होता है। तो कई लोग सोचे कि ये हर्ट शेडो है, यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट में है, तो इस वजह से हम उस पर लेफ्ट मार्क कर देंगे। लेकिन कई पेशेंटों के हर्ट राइट में भी होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है? लेड मार्कर का यूज़ करना होता है। ठीक है,
तो हम इसमें लिख देंगे लेफ्ट और राइट साइड ऑन द IR, यानी कि या तो हम लेफ्ट साइड लगा देंगे या हम राइट साइड लगा देंगे, किसके ऊपर, IR के ऊपर, इमेज रिसेप्टर के ऊपर, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे एनाटॉमिकल साइड। ओके, नेक्स्ट है गोनाड शिल्डिंग। गोनाड शिल्डिंग जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, गोनाड शिल्डिंग को हम कहाँ यूज करते हैं, ऑन द पेल्विक एरिया। जैसा कि आप लास्ट वाले इमेज में देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर की जो लगी हुई है, ये जो ब्लू कलर का जो लगा हुआ है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, गोनाड शिल्डिंग। यानी इसमें हम क्या करते हैं, गोनाड्स को, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्म करती है, तो उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बचाने के लिए हम पेल्विक पार्ट पर क्या करते हैं, गोनाड शिल्डिंग लगाते हैं। इस वजह से हम उस पर क्या लिखते हैं गोनाड शिल्डिंग में, ऑन द पेल्विक एरिया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑन द पेल्विक एरिया, किसके लिए, गोनाड शिल्डिंग के लिए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गोनाड शिल्डिंग। ओके, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसका, रेडियोलॉजिकल अपेरेंस। क्या आता है हमारा इसका, रेडियोलॉजिकल अपेरेंस। तो रेडियोलॉजिकल अपेरेंस में हमें जो जो इसके अंदर दिखा वो हम लिख देंगे, जैसे कि हमें एयर सेल्स दिखी, लंग्स दिखा, ट्रेकिया हमें इसके अंदर दिख जाएगा, रिब्स दिखेगा, हार्ट दिखेगा, हार्ट की शेडो दिखेगी, प्रॉपर हार्ट। अब तुम बोलो कि सर वैसा उसमें डायग्राम होता है, वैसा हार्ट तो दिख ही नहीं रहा, तो बेटा वैसा इसमें नहीं दिखेगा, इसके अंदर हमें हार्ट की शेडो दिखती है, ओनली शेडो से हम इसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, क्लेविकल जो ये हमें दिख रही है क्लेविकल, ठीक है, ये हमारी क्लेविकल हो गई। CP एंगल जो यहाँ पर हमें ये दिख रहे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, CP एंगल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ट्रेकिया वो उसके अंदर जो हमारे लंग्स से कनेक्ट रहती है एयर के लिए वो हो जाएगी। रिब्स हमारी, हमें ये सारी रिब्स से दिख रही है, ये सब क्या है, ये हमारी रिब्स हमें इसके अंदर लंग्स फील्ड के अंदर दिख रही है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। अब इसके अंदर की पैथोलॉजी है जो हमें पता है, इंडिकेशन, हम कोई भी हमारे पास डॉक्टर की रिसिप्ट आएगी उसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर जब रिसिप्ट लिख के भेजते हैं तो उसके अंदर ऊपर पैथोलॉजी लिखी हुई होती है कि वो डॉक्टर इस एक्सरे को क्यों करवा रहा है, तो वो जो आपके इंडिकेशंस है उनमें आप मैच कर सकते हो और वैसे ही धीरे धीरे इसमें पता करने की कोशिश कर सकते हो कि ये कौन सी डिजीज़ के लिए क्या इसमें दिख रहा है हमें और क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी हार्ट की शेडो है, ठीक है, तो ये हार्ट की शेडो हमें, ये व्यू है हमारा, इसके अंदर थोड़ी स्मॉल दिखती है कंपेयर टू AP व्यू के अंदर। AP व्यू के अंदर हमें हार्ट की शेडो बहुत ज़्यादा लार्ज दिखती है। देखो हमने जो शोल्डर्स को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड किया था उसकी वजह से ये जो हमारी स्केपुला है, ये हमारी जो स्केपुला की जो शेडो हमें दिख रही है, ये स्केपुला भी हमारी क्या हो गई, लंग्स फील्ड से बाहर हो गई। ठीक है, और AP व्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो वो कहाँ पे दिखेगी, लंग्स फील्ड के अंदर दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी लंग्स फील्ड से हमारी स्केपुला बोन है वो बाहर हो गई, तो हमें ओनली और ओनली इसके अंदर क्या दिख रहा है, हमारा जो क्लेविकल है, लंग्स के अपेक्स है, वहाँ से हमें हमारा डायफ्राम तक पूरा व्यू इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चेस्ट का PA व्यू हो गया। एक बार इसका ओवरव्यू अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने व्यू का नाम लिखा, चेस्ट व्यू। ठीक है, उसके बाद अपन ने नेम व्यू ऑफ प्रोजेक्शन लिखा, यानी फॉर्म लिखी, तो हमने लिखा PA फॉर्म, यानी पोस्टीरियर टू एंटीरियर फॉर्म में हमने उसको किया। उसके बाद हमने उसकी एनाटोमी लिखी, एनाटोमी में हमें बेसिक चीज़ें लिखनी है जो हमें चेस्ट के अंदर दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हमारे इंडिकेशन की, इंडिकेशन यानी कि रीजन्स, किस रीजन से हम उसको कर रहे हैं, तो हमने कई सारे रीजन उसके अंदर लिखे, यानी कि सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, फीवर, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, TB, ठीक है, और चेस्ट पेन, ऐसे कई सारे हमने इंडिकेशन उसके अंदर लिखे। उसके बाद हम बात करें पेशेंट की प्रिपरेशन की। पेशेंट की प्रिपरेशन में हमें चारों लाइनें याद रखनी है। फर्स्ट लाइन जिसमें हमें ज्वेलरी और मेटल की चीज़ें हटवानी है। सेकंड लाइन जिसमें हमें जो पेशेंट ड्रेस पहन के आएगा उसको चेंज करके हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए उसको बोलना है। ठीक है, थर्ड लाइन हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनसे पूछ लेना है, यानी फीमेल पेशेंट से हम पूछ लेंगे अगर हमें सस्पेक्ट लगती है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, या फिर उनके साथ में जो अटेंडर आएंगे उनके थ्रू हम उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ लाइन हमें सारी जो प्रोसीजर है वो क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। किसको, पेशेंट को हमें वो सारी जो भी हम प्रोसीजर पेशेंट पोजीशन उसके साथ करने वाले हैं वो सारी प्रोसीजर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन हम क्या लिखेंगे, पेशेंट की पोजीशन लिखेंगे। पेशेंट की पोजीशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी सेंट्रल
तरह लिखेंगे कि हमने कहाँ पर सेंटर करना है। जैसे कि हमने बताया T7 पर हमने क्या किया था, सेंटरिंग की थी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोलिमेशन। कोलिमेशन में हमने लिखा क्लेविकल टू डायफ्राम भी लिख सकते हैं, या फिर उसके बीच में जो जो हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक्सपोजर चार्ट। एक्सपोजर चार्ट में हमने 9 चीज़ें लिखी, एमएस हो गया, केवीपी हो गया, एंगल ग्रेड बक्की, ठीक है, आईआर साइज, एफएफडी, एसआईडी जिसको हम बोलते हैं, और ओरिएंटेशन हो गया, लेड मार्कर हो गया, गोनाड शिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम किसके अंदर लिखेंगे, एक्सपोजर चार्ट के अंदर लिखेंगे। और एंड ऑफ द व्यू हम क्या लिखेंगे, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, यानी कि हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही है वो सारी चीज़ हम इसके अंदर लिख देंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के अंदर। क्लियर। तो ये था हमारा चेस्ट का पीए व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चेस्ट एपी व्यू के साथ। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे।